हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो आज आपके लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। अभी तक आपको लेक्चर 1, 2, 3 यानी 3 लेक्चर का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग हमारे केमिस्ट्री एजुकेशनल हब पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 4 जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको पहले प्रीवियस वाला बता दूं। पहले लेक्चर्स में आपको बताया था सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सेकंड लेक्चर में बाउंड्री के बारे में और थर्ड लेक्चर में आपको मैं बताया था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, माइक्रोस्कोपिक, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जो आपको अगला पॉइंट जो बताएंगे बच्चों, वह आपका है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस। ये आपको समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? जनरली थर्मोडायनेमिक्स में क्या, जब कोई एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो जब जो भी चेंज होता है, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होता है, जो भी कांस्टेंट हो या जो भी चेंजिंग हो, उसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे अगर मान लें हमारे पास ए से बी में जा रहा है, कोई हमारा सिस्टम में है जो ए स्टेट से बी स्टेट पे जा रहा है, तो मे भी यहाँ से यहाँ जाने पर मे भी टेम्परेचर सेम हो सकता है। जैसे मान अगर टेम्परेचर इसका टी है, यहाँ भी टी हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? एक तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। यानी इस तरह आपका कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला थर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। कई सारे प्रोसेस हैं। आइसोकोरिक पहले देख लें, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरह आपका आइसोबारिक प्रोसेस होता है। इसी तरह आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी तरह आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बच्चों, जिसको हम क्वासी प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और अगला होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो आपको समझना है। नेक्स्ट हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस। इतने सारे प्रोसेस हैं जो आपको जानना है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और समझ लें, तो जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो सकता है कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे, जिसको हम मेजर करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो इन प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो जनरली होता क्या है? आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर ए से बी या सी कोई भी स्टेट में जाए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। आइसोकोरिक वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक मीन्स हीट कांस्टेंट होगा, हीट मतलब क्यू का वैल्यू कांस्टेंट होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइक्लिक। इन सबको मैं बता रहा हूँ, पहले से आप नोट कर लें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं विद एग्जांपल्स। क्लियर? तो चलिए देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस जो सबसे पहला आपका प्रोसेस है, वो आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। आखिर होता क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस? भाई सीधे कर है, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। यानी जब कोई सिस्टम एक स्टेप से दूसरे स्टेप या किसी स्टेट में जाए, अगर इन सभी स्टेट्स में टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। अगर हम आइसोथर्मल का बात करें रियलिटी में, तो कोई भी आइसोथर्मल परफेक्टली नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल परफेक्टली नहीं होता है। ठीक है? कोई आइडियल गैस के लिए
ऐसा क्यों होता है? अगर देखा जाए, मान लें, पहले समझ लें आइसोथर्मल ले, बायल्स लॉ इसका सबसे बेटर एग्जांपल है। बायल्स लॉ जो गैसियस लॉ में सबसे पहला लॉ दिया गया, बायल ने दिया था। बायल्स लॉ यह बोले थे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, और इस सिलेंडर में गैस भरे हुए हैं ऐसे, और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ, मूवेबल पिस्टन, और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का जो वाल है यह कंडक्टिंग वाल है। कैसा वाल है? कंडक्टिंग वाल, यानी हीट अगर देंगे तो हीट उसके अंदर जाएगा, यानी यह आपका कंडक्टिंग वाल, यानी हीट को यह कंडक्ट कर सकता है, रिजिड भी है और कंडक्टिंग भी है। और ये आपका जो लगा है, ये आपका मूवेबल पिस्टन लगा है यहाँ पर, और इसमें गैस दिया गया है, कुछ ना कुछ जिसका वॉल्यूम होगा। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। और इस पिस्टन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वेट रख दिया है, या मान लो सैंड पार्टिकल रख दिया, बहुत ज्यादा, करोड़ों अरबों संख्या में। अब इसमें जैसे इसमें हीट सप्लाई करेंगे, हीट इसको देंगे, यानी सिस्टम को, यानी इस गैस को हीट दे रहे हैं, तो जैसे क्यों हीट देंगे, थोड़ा सा, बहुत कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में देंगे तब तो कभी आइसोथर्मल हो ही नहीं सकता है। अब मैं बोल भी चुका हूँ, परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं हुआ कोई प्रोसेस, बट इसको परफेक्टली बनाया जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा हीट इसको सप्लाई करें, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, मान लो D2 सप्लाई किया गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, गैस का एक्सपेंशन होगा, थोड़ा सा गैस जो है वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, तो पिस्टन थोड़ा सा मूव कर जाएगा, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, बहुत थोड़ा सा चेंजिंग होगा। लेकिन जैसे ही, खास बात, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुरंत गैस ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब डाउन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। तो इसको चेंज न हो तो क्या करते, जैसे वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ तो तुरंत हीट थोड़ा सा और उसमें दे दिया गया, थोड़ा सा लग गया, तो वह हीट जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। वह हीट जो दे रहा हूँ कंडक्टिंग वॉल के द्वारा, थोड़ा थोड़ा वह टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को फॉल नहीं होने देता है, यानी टेम्परेचर के वैल्यू को कम नहीं होने देता है। समझ गए ना। अब इसमें एक बताया क्या गया, इसके लिए बताया गया कि डेल्टा यू जो होता है आइडियल गैस के लिए, डेल्टा यू जो होता है एन और CV डेल्टा टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डेल्टा टी। और डेल्टा यू क्या है, इंटरनल रेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो आगे हम बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा दे रहा हूँ। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और CV जो है, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो आगे हम बताएंगे बच्चों, डोंट वरी। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, अगर डेल्टा यू का बात करें तो डेल्टा यू जो होता है Q प्लस W होता है, Q प्लस W होता है बच्चों, Q प्लस W, डेल्टा यू इक्वल Q प्लस W। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है, चूंकि आइडियल जो गैस होते हैं, आइडियल गैस, चाहे कोई भी आइडियल गैस हो, आइडियल गैस के लिए जो होता है बच्चों, डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा यू होता है हमेशा वैल्यू जीरो होता है, डेल्टा यू वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और जब डेल्टा यू हमेशा वैल्यू जीरो होगा तो आपका चूंकि वॉल्यूम का यहाँ एक्सपेंशन वैल्यू, यानी सिस्टम सराउंडिंग को वर्क कर रहा है ना, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल Q माइनस W। क्यों माइनस, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, जो आगे बताएंगे हम, वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बाहर कार्य कर रहा है, और जब सिस्टम सराउंडिंग को वर्क करता है तो निगेटिव वर्क होता है। सो आपका माइनस इधर का, चूंकि इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, सो W इक्वल क्या आ जाएगा, Q, यानी W इक्वल क्या आ जाएगा, Q। अर्थात जो हीट दे रहे हैं, अभी सिस्टम में जो हीट दे रहे हैं थोड़ा बहुत, वो किस में भाग ले रहा है, वर्क डन में। किसमें भाग ले रहा है, वर्क डन में, इसीलिए टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो W इक्वल Q होता है, W इक्वल Q, यानी आइडियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन रखते हैं
तो आइसोथर्मल कंडीशन या तो जैसे थोड़ा सा हीट देते हैं तो तुरंत उसके वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, और जैसे वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर तुरंत फॉल होगा। तो फॉल न देना चाहते हैं तो इसमें हीट थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लेगा, और वही हीट क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन किया रहेगा। और जब ऐसा होगा तो उस समय जो आइडियल गैस होता है उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाएगा तो इस फार्मूले में रखेंगे तो W इक्वल होगा Q, अर्थात जो हीट हम दे रहे हैं इस सिस्टम को वो टोटल किसमें जो यूटिलाइज हो रहा है, वर्क डन में, इसीलिए उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसीलिए इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ आया पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये आइडियल गैस रहेगा तब की बात है, कंडक्टिंग वाल्व होना चाहिए, हीट थोड़ा थोड़ा सप्लाई होना चाहिए, और इनफाइनाइटली बहुत स्लोली होना चाहिए, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, मूवेबल पिस्टन होना चाहिए, इसमें ये सब प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए क्यों आइसोथर्मल कंडीशन है, क्योंकि देखो कभी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है ना तो हमेशा टेम्परेचर डाउन होता है, वह टेम्परेचर डाउन को बैलेंस करने के लिए हीट कर देता है, और यह हीट जैसे जाता है तो वर्क में भी जाता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन किया रहता है। तो आप इसे नोट करिए, और भी देखिए इसमें नोट करें बच्चों। अब बायस लॉ पर चलते हैं। ये जितने फार्मूले हैं, डेल्टा यू हो गया, चेंज इन इंटरनल, ये सब आगे आपको हम बताएंगे बच्चों, आप बताइएगा मत। अब बायस लॉ होता क्या है, जो आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करता है। तो बायस लॉ में बताया गया गैसियस लॉ है, चूंकि इसमें बताया गया एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और किसी वॉल्यूम, अगर कोई गैस है जिसका कोई वॉल्यूम है, अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर उस गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके प्रेशर के, यानी वॉल्यूम जो होगा उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। यही आपका बायस लॉ है, और यह बायस लॉ किसको ऑब्जर्व करता है, आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर देखा जाए, अगर मान लें हमारे पास यह गैस रखा गया है जिसका वॉल्यूम पहले V1 था और प्रेशर क्या था, P1, जैसे चेंज किया गया तो मान लो V2 होगा तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में रखेंगे P1 V1, तो देखिए क्या होगा, पहले तो हम लिख सकते हैं इसको PV इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा, PV इक्वल कांस्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो हो जाएगा P1 V1 इक्वल क्या हो जाएगा, P2 V2, P1 V1 इक्वल P2 V2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल कांस्टेंट, जहां P1 V1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम है और P2 V2 जो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है जो चेंज हो रहा है। समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो मतलब फार्मूले लिखे हैं, ये सब आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करता, ऑब्जे करता है, ठीक है बच्चों, आइसोथर्मल कंडीशन को ऑब्जे करता है। P1 V1 इक्वल P2 V2, P1 V1 इक्वल P2 V2, P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, क्लियर, उस गैस का जो हम एक्सपेंड हो रहा है। अब बात करें और भी, देखिए इसका ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ भी है। अब हमें पता चल गया भाई PV जो है कांस्टेंट है, PV जो है कांस्टेंट है। अगर ग्राफ देखा जाए तो कई सारे ग्राफ है, एक तो पहली बात P इनवर्सली 1/V, एक तो यह हो गया, अरे P इनवर्सली 1/V हो रहा है, तो अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते P और V में, P और 1/V में पहले प्लॉट करा, 1/V में, डायरेक्ट 1/V, तो 1/V अगर पूरा ले लें तो इसका मतलब हो गया जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे 1/V भी बढ़ेगा, तो हमारा ग्राफ ये सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉर्म होगा। एक तो ये ग्राफ हो गया, यह 1/V। खास बात यह है जब टेम्परेचर इसमें अलग अलग कर देंगे, जैसे टेम्परेचर अलग अलग हो, यह T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ऐसे अगर हो, अगर अलग अलग टेम्परेचर है लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर, एक प्रोसेस के लिए निश्चित टेम्परेचर है, तो इस केसेज में जो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे, जहां पर T4 जो होगा ग्रेटर देन होगा T2, ऐसे
सॉरी T3, T2 और T1, यानी T4 जो है हायर टेम्परेचर होगा, और जहाँ हायर टेम्परेचर होगा वहाँ प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा और 1/v का वैल्यू भी तो चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। T4 जितना ज़्यादा होगा ना उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। देख रहे हैं ना, ये ग्राफ बनेगा अलग अलग टेम्परेचर पर, लेकिन एक जो ग्राफ बना एक स्ट्रेट लाइन है, एक निश्चित टेम्परेचर पर है जो आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एक और ग्राफ बना सकते हैं P और V में। P और V में भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए P है और ये V है, अब 1/v नहीं V है केवल, तो हमारा ग्राफ जो है कर्व टाइप बनेगा। कर्व टाइप कैसा बनेगा? कर्व टाइप ग्राफ बनता है बच्चों, कर्व टाइप ग्राफ बनता है P और V में, जिसको हम आइसोथर्मल ग्राफ या इसको भी हम आइसोथर्मल ग्राफ कहते हैं। अगर इसमें भी देखा जाए, अगर इसमें भी टेम्परेचर कई सारा लिया जाए, जैसे देखें तो हमें यहाँ भी मान ली T1, T2, T3 एंड T4, तो यहाँ भी आपका वही कंडीशन है T4 ग्रेटर देन T3 एंड T2 एंड T1। ये देखें, अगर इसमें भी अलग अलग टेम्परेचर रखा जाए तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्राफ देखें उतना ही ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं, उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा देखें यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर में दोनों में चेंजिंग है। तो इस तरह अलग अलग टेम्परेचर पर भी हमें आइसोथर्मल जो ग्राफ कर्व टाइप बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा, समझ गए। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन में लगता है, देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों कैसा है बच्चों? आइसोथर्मल का ग्राफ है। ये ग्राफ किसमें? P वर्सेस 1/v में, और ये जो ग्राफ है P वर्सेस V में, जो कर्व टाइप है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये दोनों ग्राफ को बना लो बच्चों। ये टेम्परेचर का भी अलग अलग टेम्परेचर पर मेजर लिया गया है। वेल स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट इसके लिए बता दूं जो आपको जानना अति आवश्यक है। अगर इसको P और V का मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं V के रिस्पेक्ट में एक बार P के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। अगर इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं P डेल्टा V अब प्लस V P डेल्टा V, और ऐसे ही P V डेल्टा P इक्वल 0, या P डेल्टा V, या इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं P डेल्टा V इक्वल, या सॉरी V डेल्टा P इक्वल P डेल्टा V, क्लियर। V डेल्टा P इक्वल, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, और माइनस P डेल्टा V। अब dV को इधर भेज देते हैं, dP अपन क्या हो जाएगा dV, dP अपन dV इक्वल माइनस P अपन V। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेशन निकल रहा है, जो माइनस P अपन V है बच्चों, दिस इज अ स्लोप। जो हम जो कर्व टाइप जो ग्राफ बना रहे हैं P और V में, ऐसे P और V में जो ग्राफ बना रहे हैं बच्चों कर्व टाइप, ये जो स्लोप जो दिखाई दे रहा है स्लोप, ये क्या है, यह स्लोप जो होता है माइनस P/V, माइनस P/V, जो किसके इक्वल है, चेंज इन प्रेशर स्मॉल चेंज अपॉन चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल चेंज इक्वल माइनस P/V। समझ गए, जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जो कर्व टाइप ग्राफ P और V में आइसोथर्मल के लिए बनाया जा रहा है। तो आप इसे नोट करें, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं, मैं बता रहा हूं, अभी नोट करें। वेल स्टूडेंट्स, हो चुका होगा आपका, ओके जी। अब देखें यहाँ पर, अब इसको मैं सॉल्व भी कर रहा हूं, यानी आपका फॉर्मूला क्या रहता है, dP अपॉन dV इक्वल माइनस P अपॉन V, जो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मैं इस ग्राफ बना के क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ जाएंगे अभी आप लोग। जैसे मान लें हमारे पास ये आइसोथर्मल ग्राफ हो गया P और V में, ठीक है। मान लिया गया यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यहाँ जो वॉल्यूम है, मान लिया गया आपका 8 लीटर मान लिया गया, 8 लीटर या 8V0, या चलिए 8 लीटर मान लिया गया। ऐसे यहाँ जो प्रेशर है, प्रेशर जो है इसको भी मान लिया गया 8 atm, ठीक है। इसी तरह इसको मैं चेंज कर रहा हूँ अलग अलग, इसको 3 कंडीशन ले रहा हूँ, 3, एक x एक y और एक z वाली पर। यह आपका मान लीजिए A पॉइंट है, यह B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम 8 है,
यहाँ पर वॉल्यूम आपको मान लीजिए 4 है, और जो यहाँ जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है इस कंडीशन पर, इसको मान लिया गया आपका 2 है या केवल 1 मान लिया, 148 या जो भी मान ले 2 मान ले, चले 2 लीटर में। यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ पर हम प्रेशर ले रहे हैं आपका 4, और यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर ले लीजिए आप 4, ठीक है 4, और यहाँ पर 2 लीजिएगा। मान लिया गया, लेट अस कंसीडर द प्रेशर, इसको ऐसे करिए 246 और यहाँ 248, ठीक है। अब सभी पॉइंट का मुझे स्लोप निकालना है, सभी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का। तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एट पॉइंट ए यह प्रेशर है, एटीएम में रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए, और ये वॉल्यूम है जो लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है मान लिया गया, लेट अस कंसीडर, ठीक है ना। अब ए पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है, तो आपका पॉइंट ए है, तो हमें पता है ए पॉइंट पर क्या होता है, डीपी अपॉन डीवी इक्वल माइनस पी अपॉन वी। पी अगर इस पे बात करें ए पॉइंट पर, तो पी कितना है, 6 है, तो 6 अपॉन वी कितना है, 2 है, तो 6/2 अर्थात ये कितना आ जाएगा, 3, माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। एटीएम पर लीटर इसका -3 आ जाएगा, क्लियर। एटीएम पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा एटीएम पर लीटर या लीटर इनवर्स, क्लियर। इसी तरह बी पॉइंट, एट बी पॉइंट बी पॉइंट पर अगर बात करें तो आपका फिर से वही फॉर्मूला डीपी अपॉन डीवी इक्वल आपका -P अपॉन V। तो चलिए देखिए P कितना है, प्रेशर कितना है, 4, तो 4 कर लीजिए, और आपका प्रेशर आपका 4 हो गया, अपॉन वॉल्यूम पर आइए, बी पॉइंट पर कितना 4 है, भी 4 है, तो 4 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 1 टाइम, तो इसका आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, -1। इसी तरह एट पॉइंट सी पॉइंट पे देखें, सी पॉइंट यहाँ देखें, तो ऐसे ही सेम कंडीशन डीपी अपॉन डीवी इक्वल -P अपॉन V। तो -P कितना सी पॉइंट पर, 2 एटीएम है, 2 रख दिया गया, -2 अपॉन प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, 8, तो 2 4 जाए 8 यानी -1/4 अर्थात 4 2 जाए 8, कितना में कट जाएगा बच्चों, यानी नियरली आपका जो भी जाएगा -1/4। इस तरह अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप का वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यही जान लीजिए, जो आइसोथर्मल जो ग्राफ होते हैं उसमें जो स्लोप होता है -P/V होता है, -P/V। जैसे ये ग्राफ बना आइसोथर्मल का P और V में, जिसमें प्रेशर दिया और ये वॉल्यूम दिया, और इसके बेसिस पर हम आसानी से इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कैलकुलेट किया हूं। तो आप इसे नोट कर लें, आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, आशा करता हूं। ओके, प्लीज नोट डाउन। तो वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अब देखें। अब इस तरह आपको सीधे मैं बता चुका यही कि जो आइसोथर्मिक होता है भाई, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम वन टू अनदर, या कहीं भी जाए टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। इट मींस डेल्टा टी मस्ट बी 0। इसी को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करें आइसोथर्मल की बात। आइसोबॉरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, बोरिक मीन्स प्रेशर, यानी प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या किसी स्टेट में जा रहा है, अगर सभी कंडीशन में प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो हम कहेंगे वो प्रोसेस कैसा, आइसोबॉरिक प्रोसेस है। आइसोबॉरिक प्रोसेस है। जैसे अगर मान लीजिए ए से आपका बी गया, तो अगर जो प्रेशर यहाँ है P1 मान लीजिए यहाँ P2, बट P1 और P2 दोनों बराबर है, तो चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, 0। चेंज इन प्रेशर क्या आ गया, 0। चेंज इन प्रेशर 0, या टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबॉरिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा, आइसोबॉरिक प्रोसेस। आइसोबॉरिक प्रोसेस के लिए इसी पर एक रूल दिया गया, एक मतलब कह सकते हैं लॉ दिया गया,
जिसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ऑफ गैसियस। गैस के लिए चार्ल्स लॉ दिया गया जो आइसोबारिक कंडीशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? आइसोबारिक कंडीशन को, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ होता क्या है? तो देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है और एक पिस्टन है, इस पे जो भी है, इस मान लो कुछ वेट रख के प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, इसमें गैस रखा गया, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 था, टेम्परेचर आपका कितना था? T1। लेकिन जैसे टेम्परेचर को हम इसको हीट करके बढ़ा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर को T2 करेंगे, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होगा और उस समय क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा, लेकिन प्रेशर वही रहेगा। प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी है, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या? आइसोबारिक है। जैसे मान लीजिए मान लो हम ही एक कोई बहुत बड़ा ऐसे सिस्टम है जिसपे पिस्टन पर मैं ही खड़ा हो गया, मतलब इस पे मैं बैठ गया मान लो, या खड़ा हो गया, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन जैसे उसको हीट करेंगे तो भाई गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो धक्का देगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा धीरे धीरे, तो फिर से मान लो इतना ऊपर उठ गया, उस समय भी मैं उस पर स्टैंड ही हूँ, तो प्रेशर जो पहले था वही रहा उसके बाद भी, यानी प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस अगर देखा जाए तो अगर इसको देखा V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 और V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 हो जाएगा। पहले केस में V1 डायरेक्टली T1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला दे तो आपका बनेगा क्या? V1/V2 इक्वल T1/T2। देखें, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं V1 इक्वल K/T1 या K इक्वल क्या जाएगा? V1/T1। इसी तरह K इक्वल V2/T2, दोनों को मिला देंगे तो आपका बनेगा V1/T1 इक्वल V2/T2 या V1/V2 इक्वल T1/T2 इक्वल कांस्टेंट। यही आपका चार्ल्स लॉ है, V1/V2 इक्वल T1/T2, V1/V2 इक्वल T1/T2। समझ गए ना? ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ ऑफ गैस। और ये किस पे दिया गया? एट कांस्टेंट प्रेशर, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस को डिनोट कर रहा है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो एट द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आइसोबारिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसका भी ग्राफ देखें, इसका भी ग्राफ समझ लें आप लोग। तो यहां कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके भी कई सारे ग्राफ बन सकते हैं। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, अगर पहला ग्राफ बनाया जाए, यहां मान लें, यहां वॉल्यूम ले लें और यहां टेम्परेचर ले लें, तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे T बढ़ा वैसे वैसे V बढ़ा, यानी आपका सीधे स्ट्रेट लाइन में हमें का ग्राफ फॉर्म होगा ऐसे सीधे, यानी T जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे V भी इंक्रीज हो रहा है, बट यह कंडीशन क्या है? P मस्ट बी कांस्टेंट। सेकेंड ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, PV में, P और V में बना सकते हैं। यहां देखें, ये देखें, यहां पर देखें P का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। जो P यहां पर है वही P यहां पर है। अगर यह सिस्टम A से यहां इस पॉइंट पे जा रहा है तो जितना प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ भी है, लेकिन वॉल्यूम इसका V1 मान ले और इसका V2 मान ले। देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं, बट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए ये भी ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोबारिक ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? आइसोबारिक ग्राफ। क्लियर? आइसोबारिक ग्राफ। समझ आया? ओके, नोट कर लीजिए। वेल स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा आप लोगों को? गुड। अब बात करें नेक्स्ट प्रोसेस का, आइसोकोरिक
आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या आता है? आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। अगर कोई स्टेप कोई भी सिस्टम एक स्टेप से या एक स्टेट से दूसरे स्टेप में जा रहा है और दोनों जगह वॉल्यूम सेम है यानी डेल्टा V वैल्यू 0 है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। और ऐसे सिस्टम के लिए जब वॉल्यूम 0 रहेगा तो देखिए क्या होगा, क्योंकि अगर बात करें हम तो अभी बता दें डेल्टा U इक्वल डेल्टा Q प्लस W मान लीजिए होता है, और W इक्वल क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। आगे हम बताएंगे वर्क डन जो होता है माइनस P डेल्टा V जब सिस्टम सराउंडिंग में काम करेगा तो यहाँ डेल्टा V वैल्यू 0 है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U जो होगा किसके बराबर? डेल्टा Q के, यानी डेल्टा U जो होगा Q के बराबर होगा। अर्थात जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा उस केसेज में जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे, जो भी हम सिस्टम को हीट देंगे, मान लीजिए हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? इसमें गैस भरा हुआ है, ये पैक है, चारों तरफ बिल्डिंग कर दिया गया, लोहे से पैक है, कोई गैस नहीं निकल रहा है, कोई पिस्टन नहीं लगा है। जैसा आपका LPG सिलेंडर को पैक कर दें तो वो ऑलरेडी आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट हो गया। अगर इसको क्यों हीट देंगे तो क्या करेगा? वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। भाई वॉल्यूम में चेंजिंग होगा तब ना जाकर वर्क डन होगा। तो वॉल्यूम चेंज विल बी 0, दैट मीन्स वर्क डन विल बी 0। और जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो जो भी हीट उस सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो किस में यूटिलाइज होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम करेगा डेल्टा U। और डेल्टा U का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, तो उस समय उसका वर्क डन 0 होगा जब हीट सप्लाई करते हैं। और जब वर्क डन 0 होगा तो जो हीट उसको सप्लाई करेंगे तो वह हीट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम करता है, यूटिलाइज होता है, यानी डेल्टा U हो जाएगा, यानी डेल्टा U इक्वल डेल्टा Q। समझ गए ना? यानी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो यह आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा बच्चों, और कमेंट्स जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं। और मैं रेगुलर आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। अभी तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद से इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगा, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करें और प्लीज़ बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं बच्चों। ओके, नेक्स्ट इसका ग्राफ भी देखें। अगर आइसोकोरिक का P और V में, P और वर्सेस V में ग्राफ देखें, PV में, तो आपको क्या नजर आएगा? भाई V तो कांस्टेंट है ना, तो हमारा एक सीधा ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए प्रेशर बदल सकता है लेकिन वॉल्यूम क्या है? सेम है। जो वॉल्यूम यहाँ वही वॉल्यूम यहाँ है। तो डेल्टा V वैल्यू 0 है बट डेल्टा P इज नॉट इक्वल 0। यहाँ डेल्टा P 0 नहीं है, डेल्टा T 0 नहीं है, बट डेल्टा V क्या है? 0 है। समझ गए ना? तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी देखिए क्या होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब ही होता है भाई, जो थर्मस होता है, आपको बताए थे थर्मस का जो वाल होता है एडियाबैटिक होता है, इंसुलेटिंग होता है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं करता है। ना तो सराउंडिंग से हीट अंदर जाएगा, ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा, यानी हीट मस्ट बी कांस्टेंट, यानी हीट डज नॉट चेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसके हीट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी जितना Q यहाँ था वही Q यहाँ है, यानी डेल्टा Q वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हीट कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। और ऐसे सिस्टम में आप पढ़े हैं डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U, या भी जो बता रहा हूं डेल्टा U इक्वल डेल्टा Q प्लस W। तो डेल्टा U इक्वल क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। अरे भाई जब हीट वैल्यू 0 हो जाएगा, जब हीट ही 0 हो जाएगा, हीट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो जो इसका इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। सीधे दिखाई दे रहा है, समझ गए ना? तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस।
क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, जैसे थर्मोसिस का बेटर एग्जांपल्स है, या हमारा यूनिवर्स भी एग्जांपल्स है, क्योंकि यूनिवर्स का हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है, नॉट क्रिएट एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय, इट विल बी कांस्टेंट, यही होता है। तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आपका होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, पी और वी में कर्व प्लॉट करें। एडियाबैटिक का जो कर्व बनता है बच्चों पीवी में, एडियाबैटिक वाला आपका थोड़ा ज्यादा कर्व टाइप होगा, ऐसा होता है। ये एडियाबैटिक कर्व है। कैसा कर्व है? एडियाबैटिक, भूलेंगे नहीं। अब देखें साइक्लिक प्रोसेस, मान लिया हमारा कोई सिस्टम ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर से ए में चला गया। अब ध्यान दें, यहां पर पॉइंट को समझेंगे। हमारा कोई सिस्टम ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए। इसका मतलब क्या है? यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों क्या हो? सेम हो। इनिशियल और फाइनल जब दोनों सेम होगा तो ऐसे प्रोसेस में डेल्टा वी वैल्यू 0, डेल्टा पी वैल्यू 0 होगा कि नहीं बताइए? डेल्टा पी वैल्यू 0, डेल्टा क्यू वैल्यू 0, जितना पड़े डेल्टा टी वैल्यू 0, बट वर्क डन इज नॉट 0। ये इंपॉर्टेंट हो, वर्क डन इज नॉट 0, वर्क डन इज नॉट 0, समझ गए ना? तो ऐसा प्रोसेस यहां याद रखेंगे, ऐसा डेल्टा क्यू भी नहीं 0 होगा, हीट भी चेंज नहीं होता। देखो, तो ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ये सब 0 होगा लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डब्ल्यू और क्यू दोनों क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। ये जो दोनों वेरिएबल है, ये दोनों जो डब्ल्यू और क्यू लिखा गया, ये कैसा है? पाथ फंक्शन, पाथ पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू होता है यह पाथ फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है, जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। समझ रहे ना? पॉइंट को याद रखिएगा, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। अब पाथ फंक्शन होगा, जब पाथ परिवर्तित होगा तो उसके वैल्यू में भी परिवर्तन होगा, लेकिन इन सब के वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए ना? ऐसे बहुत सारे डेल्टा एस भी है, डेल्टा जी है, आपका डेल्टा एच है, ये भी स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे। और जहां इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होगा तो उन सभी के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? 0 नहीं हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच इनिशियल कंडीशन ऑफ फाइनल बोथ विल बी सेम। और जब दोनों सेम होगा तो जितने स्टेट फंक्शन होते हैं सभी का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन का मतलब है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे। लेकिन W और Q 0 नहीं होगा, क्योंकि W और Q कैसा है? पाथ फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। समझ गए ना? वर्क मान लो यहाँ से आ जाएगा, वर्क कुछ और होगा, यहाँ से आ जाएगा, वर्क कुछ और आ जाएगा, यहाँ से आ जाने पर वर्क और कुछ होगा, यहाँ से यानी सबका वर्क देखो अलग अलग आ रहा है। इसलिए वर्क और Q दोनों पाथ फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इसलिए इन सब का वैल्यू 0 होगा। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस। तो नोट कर लिए साइक्लिक प्रोसेस में। तो वेल स्टूडेंट्स, तो आज आपको मैं क्या क्या बताया समझ ले पाओ। आज मैं आपको बताया आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। Isothermal temperature must be constant. Isocoric means volume will be constant. Isobaric means pressure will be constant. Adiabatic means heat will be constant. और cyclic process initial और final condition will be same. ठीक है? अब जो प्रोसेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सबसे पहले जो भी वीडियो बनाएगा इसके पहले का जो लेक्चर है उसको भी देखेंगे जो नए आए हैं, और वो कॉपी पेन उठाकर अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों? तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएगा। तो आप मेरा वीडियो ऐसे देखते रहें और कमेंट्स में कमेंट्स बॉक्स करें।